Jai Hind and welcome back my YouTube channel EPA Classes. Today we will discuss about chemical reaction and equations. Class 10th chapter number 1st. Let's see what is chemical reaction. The question is first, what is chemical reaction? देखिए ध्यान से समझना, केमिकल रिएक्शन का मतलब सीधा सीधा होता है कि एक या एक से अधिक चीज़ जब एक दूसरे से मिलते हैं तो तीसरे चीज़ का निर्माण होता है, कोई तीसरा चीज़ बनता है, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट होता है और उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको वापस नहीं उसी रूप में जिस रूप में वो था उसमें नहीं लाया जा सकता है बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, वही बात इसमें लिखा गया, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे लिखा गया वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से अधिक कोई मैटर कोई सब्सटेंस जब आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, फॉर्म न्यू सब्सटेंस, नए चीज का निर्माण करता है। उसके बाद में कैनॉट रिवर्स बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से उसको अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फिजिकल मेथड जो आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, जैसे कि मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन। ठीक है, और भी इस तरह के बहुत सारे आपने मेथड पढ़ रखे हैं, ये क्लास 9 में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट इन सभी मेथड का यूज करके हम इसको वापस नहीं ला सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ठीक है, या फिर पानी हो गया, हाइड्रोजन H2O, तो उसको हम बोलेंगे भाई ये हाइड्रोजन है, तू निकल यहाँ से, नहीं निकल सकते हैं। हाइड्रोजन के बोलेंगे भाई तू ऑक्सीजन के बोलेंगे भाई तू ऑक्सीजन है, चल इसमें से निकाल के मैं तुझे सांस ले लूंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन या फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक मेथड या फिर अलग कोई इसके लिए रिएक्शन करवाना पड़ेगा, लेकिन उसमें से फिजिकल मेथड के जरिए हम बिल्कुल ही उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इन्वॉल्व्स होते हैं या फिर उसके अंदर जो चेंजेज होती हैं, मैंने बताया था आपको केमिकल रिएक्शन जब भी किसी चीज़ से होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो क्या होता है, उसके अंदर कोई ना कोई बदलाव जरूर हो जाता है। ठीक है, उसके मतलब क्वालिटी में बदलाव हो सकता है, उसके टेस्ट में बदलाव हो सकता है, उसके अंदर उसकी कलर में बदलाव हो सकता है, उसके शेप में बदलाव हो सकता है, कई तरह के चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेट इन, ठीक है, चेंज इन स्टेट में बदलाव हो सकता है। जैसे आइसक्रीम तो बहुत खाते हो ना, ठीक है, जब उसको हीट करते हैं तो क्या लिक्विड में बदलता है, और ज़्यादा हीट करोगे तो क्या बनेगा, वो वेपोरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आइस क्यूब, ठीक है, आइसक्रीम भी वैसा ही हो सकता है, वो भी पिघलने लगता है, और ज़्यादा होगा तो बन जाएगा, फिर उसमें से दूध वगैरह कुछ बच जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद में चेंज इन कलर के अंदर भी बदलाव हो सकता है। ऐसा नहीं किसी को खींच के मार दे मुंह लाल हो गया, ऐसा नहीं, केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है। ठीक है, वहां पर अब उसके बाद देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में बदलाव हो सकता है, मतलब हीट हो सकता है, कूल हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में गैसेज जो होती हैं वो भी रिलीज हो सकती है इसके अंदर से। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। भाई केमिकल रिएक्शन जो होता है हमारे डेली लाइफ में क्या क्या होता है, उसका क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या देखने को मिलता है, इसको समझते हैं। पेपर में पूछा जाता है ठीक है, केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में क्या क्या होता है, आप बताइए, तो आपको लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। इसको प्रॉपर लिखने के लिए एक PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दे दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको पूरे चैप्टर की PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लेकिन ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पर है डाइजेशन ऑफ फूड का पचना। अब फूड ऐसे तो खाना जब भी खाते हो तो ऐसे डाइजेस्ट थोड़ी ना होता है, उसके अंदर पता भी है आपको क्या क्या होता है पेट में। देखो मैं बताता हूँ क्या क्या। खाना खाते हैं, फूड पाइप से अंदर जाता है, स्टमक में जाता है, उसमें देखो क्या क्या होता है। उसके अंदर HCl जो होता है, ठीक है, इसके अंदर एसिड टाइप का होता है, केमिकल होता है, उसके ऊपर छिड़काव करता है। ठीक है, एसिड टाइप का मतलब खट्टा पदार्थ होता है। ठीक है, खट्टा टाइप का होता है। जैसे देखते हो कोई खाना खाते तो उल्टी कर दिया, उल्टी करते समय जब जो उल्टी करते हैं उसको टेस्ट करके देखो, या फिर आपको फील होता है कोई खट्टा खट्टा चीज, इसी की वजह से होता है। आगे देखते हैं। ऑक्सीजन भी मिलता है, आपको पता है जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके अंदर भी एनर्जी वगैरह बनाने के लिए ऑक्सीजन मिल जाता है। पानी, कोई खाना खाने के तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है, तो पानी भी मिलता है उसके अंदर। ठीक है, पानी लोगे तभी वो भी साथ में जाता है तो वो काम करता है। पेप्सिन वगैरह भी उसमें मिलता है। तो इसको लाइफ प्रोसेस जब इस क्लास की जो चैप्टर है उसको पढ़ाऊंगा तो अच्छे से उसमें बता दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
रेसिप्रेशन क्या होता है? रेसिप्रेशन मतलब श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में कहते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को हम लिए, अंदर गया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आया। ठीक है, वहां पे आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मतलब लोहे का क्या होता है, मतलब खराब हो जाना, लोहे पर जंग लग जाना। यह एक क्या है, यह एक स्लो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है, स्लो केमिकल रिएक्शन है। पेपर पूछा जाता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन किस टाइप का केमिकल रिएक्शन, तो इसको पेपर में बता देना आप लोग कि स्लो केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। ठीक है, दही भी ऐसे नहीं बनता है, जो दही होता है उसके अंदर जो दूध होता है उसको गर्म करके फिर उसके अंदर थोड़ा सा दही डालने पर फिर वो दही बनता है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, पनीर, पनीर खाते हैं बड़े मजे से। उसमें क्या होता है, नींबू जो होता है, नींबू को थोड़ा सा निचोड़ा जाता है तभी तो वो फटता है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पर जरा देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में दो चीज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। पहला रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होता है एंड प्रोडक्ट क्या होता है, इसको समझते हैं। रिएक्टेंट इज टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेते हैं। ठीक है, जब कोई लड़के की किसी के शादी होती है, साथ में उसके दोस्त यार जाते हैं, तो बारात में जाते हैं उसके साथ में। ठीक है, तो वहां पर रिएक्टेंट लोग हो गए। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना, फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब कहता है फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो केमिकल रिएक्शन कराने के बाद में जो चीज बनता है, जो पहला, दूसरा, तीसरा जो वहां पर आ जाता है, मतलब दो चीज के मिलेगी, जो तीसरा बन गया उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के माध्यम से समझो आप। देखो यहां पर दिया गया है Mg। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। ठीक है, इसको मैग्नीशियम रिबन भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, इसको मिलाया जाएगा तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो दोनों हो गया, ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे Mg और O, ये क्या है, रिएक्टेंट कहलाया। ठीक है, और यहाँ पर जो बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये प्रोडक्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? ठीक है, उसके बाद में एक चीज को और समझो। यहाँ पर देखो कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये जो दोनों जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, बता दो जल्दी से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आजकल इसका बहुत दिक्कत चल रहा है, इसकी मात्रा ज़्यादा हो गया है और ऑक्सीजन का कम हो गया है ना, तभी तो लोग देखो मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना। तो ध्यान देना, पेड़ पौधे आप लोग भी लगाया करो, सही रहेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है, H2O, इसको मिलाने पे क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए ये है क्या चीज, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, ये है ऑक्सीजन। इनको मिला दिया तो बन गया हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि पानी बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, पानी एक प्रोडक्ट हो गया, ये भी एक प्रोडक्ट है, लेकिन ये सारे के सारे क्या चीज है, रिएक्टेंट है। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पेज पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का जैसे मैथ में आप बोलते हो ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी केमिकल इक्वेशन भी होता है। पहले हमने पढ़ा दिया आपको केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसके क्या ऐसे और क्या क्या उसमें जो भी मतलब भाग लेते हैं, टूक द पार्ट है ना, टेक द पार्ट। अब इसको जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, इतना इजी कि पूछो मत। देखो ये क्या है, इट रिप्रेजेंट्स, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स केमिकल रिएक्शन। ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जो केमिकल रिएक्शन हम करते हैं ना, जैसे CHO2, एक एरो का लाइन लगा दिया, उसके बाद में फिर जो प्रोडक्ट बन गया वो लिख दिया, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने को, केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है, जो दर्शाता है या फिर दिखाता है, वो कहलाता है क्या, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं, वो क्या चीजें समझते हैं। देखिए यहाँ पर है सिंबल नेम ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस जो लगेंगे। अब देखिए केमिकल रिएक्शन में दो चीज ही पार्ट जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, क्या क्या होता है, पहला होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में उनके जो सब्सटेंस होता है ना, उनके सिंबल नेम लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, है ना, उसी तरह से। और साथ ही साथ प्रोडक्ट का भी लिखा जाता है, जैसे पानी H2O, ठीक है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो इसी तरह से, तो इनमें क्या है कि सब्सटेंस का सिंबल नेम लिखना होगा। ठीक है, देखिए सब्सटेंस जो होगा, जो इसमें यूज किया जाएगा, ये इसके रिएक्टेंट या फिर इसके प्रोडक्ट, इन दोनों का सिंबल नेम में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद में साथ ही साथ फाइनल में आपको देना होगा उसका फिजिकल स्टेट। उसका फिजिकल स्टेट क्या देना होता है, जैसे जो भी चीज बन रहा है तभी जाकर जो केमिकल इक्वेशन होता है वो कंप्लीट होता है। उसमें क्या क्या देना होता है, जैसे कि
यहाँ पर है फिजिकल स्टेट क्या होता है इसको समझ लीजिए, उसके बाद में बताता हूँ कि कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर है सॉलिड, सॉलिड को हम सिर्फ सिंबल नेम में लिखेंगे एस, लिक्विड को एल, गैस को जी और एक्वस को बोलते हैं ए क्यू, उसको एक्वस को हम ए क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये चीज क्या होता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझोगे। यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख देता हूँ मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर है ओ। ठीक है, अब ये जो दोनों मिलकर के बना दिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो इसका फिजिकल स्टेट हमें देना जरूरी होगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं दिए H, उसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ये बन गया H2O। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट आपको क्या देना होगा, जैसे हाइड्रोजन है, बताओ ये क्या चीज है, हाइड्रोजन जो है ये गैस है, तो G लिख दो, सॉरी। ठीक है, ओके, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी लिख दो, गैस है, दोनों के दोनों गैस है। लेकिन जब यहाँ पर ये मिल गया, यहाँ पर ये जब बन गया, तो ये क्या है, ये है यहाँ पर L, तो इसको लिक्विड से लिख दिया। ठीक है, और एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि देखिए कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा CO2, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कार्बन का भी हमने क्या लिया है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, सिंबल नेम लिया कार्बन, ऑक्सीजन का O2, और जो प्रोडक्ट जो हमारा बना है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है उसका भी क्या लिया हमने, सिंबल नेम में लिखा है। तो कार्बन जो हो गया यहाँ पर एक सॉलिड हो गया, इसको सॉलिड में हमने लिख दिया, ऑक्सीजन हो गया वो गैस, इसको लिख दिया, और यहाँ पर ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये क्या है, एक गैस है, इसको हमने जी से लिख दिया। बट अब इसके अंदर जानना, यहाँ पर देखो ये दोनों जो क्या है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब जरा जानना जरूरी है कि आपने ये समझ लिया कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो समझ एक्वस क्या होता है। ठीक है, एक्वस का मतलब होता है जैसे पानी टाइप, जो चीज पानी के अंदर घुला हुआ हो। ठीक है, कोई सा भी चीज जो पानी के अंदर घुल जाता हो या फिर घुला ही रहता है, उसको एक्वस बोला जाता है। जैसे कि मैंने लिख दिया पे, एक्वस का मतलब होता है डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, या कि ऐसा थिंग्स जो उसके अंदर घुल जाता हो, जिसमें सॉल्वेंट कौन होता है, सॉल्वेंट जो कौन होता है, सॉल्वेंट इज वाटर। इसके अंदर सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है, मतलब पानी के अंदर कोई चीज घुल जाए। ठीक है, या घुला हुआ हो, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद में अगला टॉपिक इसमें देखो, स्केलेटल क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन उसको हमें क्या होता है, हमने जो एक स्टेट लिख दिया, अब उसको बैलेंस भी करना पड़ता है। तो जो केमिकल रिएक्शन और जो केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड होते हैं, जिनको बैलेंस नहीं किया रहता है, उसको स्केलेटल बोला जाता है। ठीक है, तो हम अभी जस्ट बाद में इसको पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर बनाया भी गया है, उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं हम उसको सीखेंगे। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। देखिए समझना, ध्यान से समझना इसको जो केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस होते हैं उसके स्केलेटल बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो अगर उसको बैलेंस करने के लिए बोला जाए तो आप उसको कैसे करोगे, उसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है। ठीक है, और मैं आपको इस बात का मतलब गारंटी देता हूं कि अगर आपने पढ़ लिया ना, ध्यान से समझ लिया बस, तो कितना भी बड़ा आपके सामने केमिकल इक्वेशन आ जाए, आप उसको आराम से बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, देखो इसको कैसे करोगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिया मैंने Fe, जिसको बोलते हैं आयरन, यहाँ पे है H2O मतलब पानी, यहाँ पे है क्या चीज Fu मतलब फेरिक ऑक्साइड, या फिर इसको आयरन ऑक्साइड भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर है हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको बनाने के लिए दो चीज ध्यान रखना होगा हमें। ठीक है, इसको दो चीज के बराबर देखो, यहाँ पर ये क्या चीज है, ये है रिएक्टेंट और ये है क्या चीज, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन दोनों का क्या होगा कि हमें इसको बैलेंस करना होगा। इसको बैलेंस हम कैसे करें, तो इसके लिए एक सिंपली टेबल बनाया गया है, आप इसको समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से, देखते हैं इसमें कैसे बनेगा। देखो, जो जितने भी इसमें लगे हुए हैं, इसको सब्सटेंस बोल लो या फिर इसे एलिमेंट बोल दो। ठीक है, यहाँ पर क्या किया मैंने, एलिमेंट लिया है। एलिमेंट में क्या है कि एलिमेंट्स में देखो यहाँ पे Fe, यहाँ पर उसके बाद में क्या लगा है, हाइड्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन, यही है ना, और कुछ तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर होते हैं ना, एटॉमिक नंबर, वो दोनों तरफ हमें बराबर करना होगा। ठीक है, कहने का मतलब है रिएक्टेंट में भी उतना ही होना चाहिए और प्रोडक्ट में भी उतना ही होना चाहिए, तभी जाकर के एक केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक तरफ मैंने ये पूरा का पूरा लिख दिया। अब हम नंबर को देखेंगे जरा, इसको बैलेंस करेंगे। देखो रिएक्टेंट में Fe कितना है, यहाँ पर कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर लिख दो 1, जहाँ पे कुछ भी नहीं वहाँ पे 1 होता है, आपको भी पता है ये बात। उसके बाद में प्रोडक्ट, उसके अंदर प्रोडक्ट वाले में F देखिए कितना है, यहाँ पर कितना है, 3 है, देख रहे हो 3 है, तो इसको आप 3 लिख दो।
कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, अब आप रिएक्टेंट में चेक करिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 लिखो। ठीक है, प्रोडक्ट में कितना है, 2 लिख दो, सिंपली कोई टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पर 1 है, 1 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में इसमें कितना है, 4 है, आई मीन 4 है, तो 4 लिख दो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको बैलेंस। अब एक बात बताओ सिंपल सा, यहाँ पर प्रोडक्ट में जो एटॉमिक नंबर है इसमें है 3 लेकिन इसमें है 1, तो क्या करें, बैलेंस तो करना पड़ता है ना। तो बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हो, आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। तो जब 3 में मल्टीप्लाई करो तो ये कितना, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। ठीक है, तो नया वाला कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ बराबर हो गया। तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया आपने किस में किया, रिएक्टेंट में किया, तो रिएक्टेंट में। तो 3 जब लिखोगे ना आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, उसको आपको कहाँ पे लिखना होगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पहुंचते हैं अगले में। अब हाइड्रोजन, यहाँ पर दोनों बैलेंस है, कोई टेंशन नहीं है। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है और यहाँ भी 2 है, सिंपली नो टेंशन। अब पहुंचते हैं जरा हम ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में पहुंचते हैं, अब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन देखेंगे कितना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, यहाँ पर लगेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, सॉरी यहाँ पर 4 है, सही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 1 है, तो हमें इसको भी बैलेंस करना होगा। तो इसमें जब बैलेंस करूँ तो इसका मतलब है मैं रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान रखना, रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई किया मतलब मैंने यहाँ पे किया, तो 4 क्या मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, नहीं, ये दोनों नंबर जो है ये मल्टीप्लाई में होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं। तो इस 4 को मैं कहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों के जो भी नंबर होते हैं आपस में मल्टीप्लाई रहते हैं। तो यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 1 है, तो देखिए 1 इंटू, तो इसका रिएक्टेंट में मैंने मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पर ये 4 हो गया, मतलब नया वाला ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, और ये भी 4 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी बराबर हो गया। लेकिन एक दिक्कत हो गया अब यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इसको इसने 1 बराबर करने के चक्कर में हाइड्रोजन की वाट लगा दिया। क्या किया, अब यहाँ पे देखो 4 2 8 हो गया। ठीक है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन जो कितना हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, 8 हो गया ये। ठीक है, तो जब अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन में भी तो हो रहा है, तो हाइड्रोजन के मैं 4 से मल्टीप्लाई करके नया वाला बनाऊंगा 8। तो जब ये 8 हो गया तो हमें यहाँ पर भी 8 करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में भी तो भाई बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 8। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर 4 लिखना चाहिए, नहीं, हमें यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया बिल्कुल बैलेंस। चलिए एक बार चेक करते हैं फटाफट से। Fe3 रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में Fe3, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर भी 8 बना दिया हमने, तो देखिए 4 2 8 1, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन ओके, दूसरा वाला में 4 2 8, यहाँ पे भी ओके, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन क्या पे यहाँ पर 1 है, अरे नहीं, यहाँ पर 4 है, इसका साथ ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 हो गया। तो अब यहाँ पर भी देखते हैं ऑक्सीजन भी, यहाँ पर भी कितना है, ये भी 4 है, तो मतलब ये भी। अब ये हो गया बैलेंस्ड, लेकिन एक चीज छूट रहा है, बताओ क्या चीज है, बताओ। अरे देखो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन में क्या करना होता है, उसका फिजिकल स्टेट भी आपको लिखना जरूरी है। एटॉमिक नंबर तो इक्वल कर दिया आपने, लेकिन अब उसका फिजिकल स्टेट भी आपको लिखना पड़ेगा। तो हम इसको भी जरा समझते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए Fe क्या है, आयरन है, तो मतलब ये सॉलिड है। ठीक है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पर L कर दो। ठीक है, एरो का निशान बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, बताओ क्या बनेगा, ये सॉलिड है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या है, ये जो बना दिया यहाँ पर, ये है गैस। ठीक है, अब इसको ना एक बार साफ साफ क्लियर लिख दो। कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो 3Fe, ठीक है, और ये इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, लिख दो, फिर प्लस लगाओ, फिर 4H2O। ठीक है, लेकिन ये क्या चीज़ था, ये लिक्विड है, तो इसको L लाइन से बिल्कुल लिखो। ठीक है, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे जगह की कमी है, तो मैं यहाँ पर एरो लगाऊंगा। ये एरो लगाना बहुत जरूरी है, जिस तरफ प्रोडक्ट बनना उस तरफ, जहाँ जिस तरफ प्रोडक्ट बनता हो ना उस तरफ एरो का निशान लगाया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो कितना है, Fe3O4, ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड लिख दिया। फिर प्लस में ये यहाँ पे क्या है, 4H2, ये क्या है, गैस है, तो यहाँ पर गैस लिख दो। अब ये हो गया आपका कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो अभी भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है,
अब आपके लिए एक टास्क देता हूँ, इसको आप बनाकर दिखाना है, ठीक है। ये देखो सिंपल सा चीज़ है, Mg+O2, ये क्या है आपका HW। इसको ट्राई करो, मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, ठीक है। इसको करना है और उसके बाद में यहाँ पर ये क्या बनेगा MgO। क्या ये बैलेंस्ड है? अगर नहीं बैलेंस है तो इसको बैलेंस करो, इस रूल का अप्लाई करो, साथ में साथ फिजिकल स्टेट भी आप दो, ठीक है। चलिए अब आगे हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस करना होता है वो आखिर वो ऐसा क्यों जरूरी होता है, ठीक है। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के जो केमिकल इक्वेशन होते हैं उनको बैलेंस करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इसको समझना जरूरी है। इससे पहले एक बात बताता हूँ, कोई भी काम करने के लिए उसमें बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो काम खराब हो जाता है। खाना बनाओ या फिर एक्सरसाइज करो या फिर कोई भी काम करो, इसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। उसी तरह केमिकल रिएक्शन में जैसे मेडिसिन बनाई जाती हैं, वायरसेस बनाए जाते हैं, कई तरह के काम किए जाते हैं, तो उसमें बैलेंस होना हर चीज़ का जरूरत ही होता है, नहीं तो वो बनेगा ही नहीं, वो काम ही नहीं होता है, ठीक है। तो उसको बैलेंस होने के हिसाब से आपको क्लास 9th में ही पढ़ रखी हुई ये चीज़, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम को आपने क्लास 9th में पढ़ लिया था कि मास की जो कंजर्वेशन होते हैं वो कैसे किया जाता है। तो इसमें बता देता हूँ कि ये मतलब क्यों करना जरूरत है, क्या होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कोई भी मैटर जो होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में वो जो प्रोडक्ट या फिर जो चीज़ बनता है, ठीक है, नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय, मतलब ना तो उसके अब दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको क्या होता है डिस्ट्रॉय, मतलब खत्म किया जा सकता है। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट अगर बन जाता है तो ना तो उसके खत्म किया जा सकता है और ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। उसको समझते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होना क्या होता है कि मेन ध्यान रखना पड़ता है कि बोथ साइड एटम इक्वल होना चाहिए, मतलब उसकी जो बोथ साइड दोनों तरफ में, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों तरफ में जो एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो इक्वल होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसको करना पड़ता है, ठीक है। उसके अंदर एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो सब्सटेंस है वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, उनको बराबर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोला, इसीलिए हमें क्या होता है कि हम क्या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके, बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगली वीडियो लेक्चर में आपको मैं भेजूंगा। और जाते जाते मैं बोलता हूँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर कीजिएगा। यार एक बात बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, वीडियो को लाइक कर देना यार, मेरी मेहनत है। थैंक यू, बाय एंड गुड लक।